बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करनी है। मैं ये आपको स्लाइड्स आपको मैंने सेंड भी की हुई हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें। यस सर। स्लाइड्स जो हैं वो मैंने आपको सेंड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको पता है कि केमिस्ट्री का एक ऐसा डिसिप्लिन है, ये बल्कि ये इमर्जिंग फील्ड है। फिजिक्स में भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियस में पाई जाने वाले चेंजेस से है। हमें पता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट ऑफ द न्यूक्लियस है, रिवॉल्व कर रहे हैं। और न्यूक्लियस में दो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनका ताल्लुक चूंकि मास के साथ होता है। तो अगर हम देखें कि एटम का मास जो है वो मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर या न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है। कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास तकरीबन इनके हिसाब से नेग्लिजिबल है। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे मौजूद हैं। तो एक बाइंडिंग फोर्सेस हैं जो कि उनको बाइंड किए हुए हैं, इनको हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो शॉर्ट रेंज होती हैं, यानी कि इनकी फोर्सेस का ताल्लुक सिर्फ आपस में ही है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन प्रोटॉन को, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को आपस में अटैच रखना इनका मकसद है। तो तो ये जो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो डिफरेंस है, इसमें सिंपल सा डिफरेंस आप याद कर लिए, याद रख लें कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होती है। कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, इसको केमिकल रिएक्शन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। और जब न्यूक्लियस में चेंज आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, जबकि केमिकल रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व या अब्जॉर्ब होती है। दोनों तरह से इवॉल्व भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मोस्टली ये अब इवॉल्व होती है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन में किस किस्म की चेंजेस आती हैं, ये हम अब हमें डिस्कस करना है। कि केमिकल रिएक्शन में तो एक जो एटम है दूसरे एटम के साथ जो है वो रिएक्शन कर देता है और नई जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है। तो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं वो न्यूक्लियस में से इमर्ज होती हैं या इवॉल्व होती हैं। तो ये जो रेडिएशंस न्यूक्लियस में से निकलती हैं उनको, इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इस बुनियाद पर अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन जो है वो इवॉल्व हो सकती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में डिफरेंट किस्म की चेंजेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये फर्ज करें ये एक आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है। तो ये देखिए रेडियो एक्टिव सोर्स है, ब्लैक लेड ब्लॉक है। तो इसमें जो है वो जो कुछ जो है वो रेडिएशन अगर निकल रही हैं तीनों किस्म की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बीटा रेडिएशन जो है वो अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा इनके ऊपर। और गामा रेडिएशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है। और अल्फा रेडिएशन जो है वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही हैं और पॉजिटिव से वे जा रही है, इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब किसी भी न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस निकलती हैं तो इसको हम अल्फा डिके, गामा डिके और बीटा डिके कह सकते हैं। अगर अल्फा रेडिएशंस निकलेंगी तो हम इनको अल्फा डिके, अगर बीटा निकलेंगी तो बीटा डिके, एंड सो ऑन। हम इसको गामा डिके भी कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ के अल्फा बीटा और गामा की।
तो इसमें हम याद रखिए, इसको हम डिस्प्लेसमेंट फार्मूला भी कहते हैं, कि जब भी कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल जो है वो इसमें से एमिट होते हैं, तो इसका मास नंबर जो है वो 4 टाइम्स जो है वो 4 यूनिट्स वो कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है 2 यूनिट्स। 4 यूनिट मास में चेंज आएगी और 2 यूनिट्स इसमें चेंज आएगी। अब 2 यूनिट्स एटॉमिक नंबर में चेंज आती है तो इसकी जो पोजीशन है प्रोडक्ट टेबल में वो 2 यूनिट्स पीछे चली जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, तो अगर वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो वो पीछे चला जाएगा 2 यूनिट्स, यानी कि 81 पे चला जाएगा। ये 92 जो है, अगर वो अल्फा पार्टिकल, ये यूरेनियम है, अब इवॉल्व होता है, इसमें से एमिट होता है, तो 2 पोजीशन पीछे चला जाएगा एटॉमिक नंबर में, और 4 पोजीशन पीछे चला जाएगा जो है वो एटॉमिक मास में। तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चूंकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक एलिमेंट है जिसमें से अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होता है तो उसकी नई पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। तो आपने देखना है कि 2 पॉइंट्स पीछे चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर बीटा डिके की बात करते हैं, तो बीटा एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जो प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली एक न्यूट्रॉन की डिके की वजह से होते हैं, जिससे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, जिसको बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसको हम बीटा डिके कह रहे हैं। तो जब भी बीटा डिके होता है, फर्ज करें I-1053 है, तो उसमें से एक बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके मास नंबर पे तो कोई चेंज नहीं आती, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है। बढ़ने का जो वजह यह है कि एक न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन बढ़ गया। अब इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तो सेम रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बढ़ गया, लेकिन प्रोटॉन की तादाद जो है ओवरऑल एक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जब भी बीटा डिके होगा तो उसकी पोजीशन 1 यूनिट आगे चली जाएगी। गैमा डिके में ऐसा कुछ नहीं होता। गैमा डिके में एटॉमिक नंबर भी रिटेन रहता है और मास नंबर भी रिटेन रहता है। ये सिर्फ एनर्जी है जो कि लाइट की सूरत में इवॉल्व होती है, और ये हाई एनर्जी वेव्स हैं। तो एक यहाँ पे ज़रूर बात होती है कि ये जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट पे चला जाता है, इसकी ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो इनकी जो है वो एनर्जी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं अल्फा बीटा और गामा रेज की। ये अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 2, ये एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस है, 4 यूनिट मास होता है, और एटॉमिक नंबर इसका 2 यूनिट्स होता है। तो दे हैव लोअर वेलोसिटी अबाउट, ये इनकी वेलोसिटी ये है क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है, तो 1/10 ऑफ लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। आयनाइजिंग पावर है क्योंकि जिस चीज़ पर भी चार्ज होता है उसकी आयनाइजिंग पावर हाई होती है। पेनिट्रेटिंग पावर कम है क्योंकि इसका मास ज्यादा, जिसका मास कम होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी। डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल एक्सटेंट। तो ZnS या जिंक सल्फाइड पर ल्यूमिनोसिटी पैदा करते हैं, या चमक पैदा करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को ज्यादा नहीं करते। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से मेजर जो है वो इनका मास और वेलोसिटी, और जो है वो इसकी जो है वो एटॉमिक नंबर। बीटा नेगेटिवली चार्ज है, नेग्लिजिबल मास है। आयनाइजिंग पावर पावर जो है वो ये भी लोअर आयनाइजिंग पावर है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनकी लो होती है। पेनिट्रेटिंग पावर हाई है। पेनिट्रेटिंग पावर को आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जितना कोई स्मॉल साइज होगा ना पार्टिकल, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। जैसे कि एक सुई जो है वो बड़ी आराम से कहीं किसी के अंदर घुस जाती है, किसी भी चीज के अंदर, जबकि एक स्टिक जो है वो जो है वो किसी फोम में या किसी कपड़े में आसानी से नहीं जाती। तो जितना उसका मास कम होता है, साइज कम होता है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। हाईली डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? उनका साइज कम है, मास कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट ज्यादा होता है इनके ऊपर। गैमा रेडिएशन आयनाइजिंग पावर ना होने के बराबर है क्योंकि इन पर चार्ज कोई नहीं। अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं क्योंकि इन पर चार्ज कोई नहीं। लीस्ट ये भी चार्ज ना होने की वजह से ZnS प्लेट पर कोई इनका इफेक्ट नहीं होता। वेलोसिटी इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द रेडिएशन हैव इक्वल वेलोसिटी विद लाइट, तो आपने गैमा रेडिएशन को टिक करना है। तो जो अल्फा रेडिएशन उनकी सबसे कम होती थी, तो 10 टाइम्स।
ठीक है जी। ये तो है जी कम जो का सम कॉमन चीज़ें जो है। तो अब रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अब एक यूनिट टाइम में जितनी डिसइंटीग्रेशन होती हैं, डिसइंटीग्रेशन से मुराद ये है कि एक एटम एक अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन खारिज करके जब किसी डॉटर एलिमेंट में चेंज होता है। डॉटर एलिमेंट से मुराद क्या है कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करने के बाद जब नए एलिमेंट में चेंज होगा, इसको हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। तो एक यूनिट टाइम में कितने एटम्स जो हैं वो अपना डॉटर एटम एटम में चेंज हो रहे हैं, इसको कहते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है वो -d एन टी ओवर डी टी। एन टी से मुराद है जो है वो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय डी टी, के कितने एटम्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन टी से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के। तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू गैमा। गैमा यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है, या रेडियो एक्टिव कोफिशिएंट इसको हम कहते हैं। ये एक इसकी इक्वेशन याद रख लें, बस इतना ही काफी है। डी एन टी ओवर एन एन टी इज इक्वल टू लैम्डा डी टी। ये इक्वेशन अगर एन इज इक्वल टू एन नॉट है तो फिर ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। एन नॉट से मुराद है कि जब कोई इंटीग्रेशन नहीं हुई, एन टी टोटल है। तो ये इसकी जो है हमें इक्वेशन सिर्फ रिजल्ट हमने देखना है हाफ लाइफ के लिए। ये एक्सपोनेंशियल इसकी कर्व होती है कि टाइम गुजरने के साथ साथ इसके जो है वो डॉटर एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और रिएक्टेंट या पेरेंट एलिमेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। अच्छा, अब इस लॉ के मुताबिक जो है वो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन कि कभी भी एक एलिमेंट जो है वो उस दूसरे एलिमेंट में जब चेंज होता है तो उसकी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होती। इसकी वजह क्या है? ये हाफ लाइफ पे ये डिपेंड कर रहा है। फर्ज करें एक 100 एटम है, तो 100 एटम में पहली हाफ लाइफ में 50 रह जाएंगे, दूसरी हाफ लाइफ में 25 रह जाएंगे, तीसरी हाफ लाइफ में 12.5 रह जाएंगे। तो जीरो तक एटम को रिड्यूस करने के लिए एक इन्फिनिट टाइम चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो इन्फिनिट टाइम की जरूरत है। अब ये डिसइंटीग्रेशन आपने काइनेटिक्स में भी पढ़ा, ये फर्स्ट ऑर्डर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने की बात है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस या डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ पीरियड क्या है जी? दिस इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द पेरेंट एलिमेंट्स। पेरेंट एलिमेंट को हाफ एटम जो है जब डॉटर में चेंज हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी? जो है वो हाफ लाइफ कहते हैं। इसका ये रिलेशनशिप है, ये याद रखिएगा। लैम्डा इज टू 2.303 ओवर टी, ये टाइम है। लॉग एन नॉट ओवर एन जी। एन ओ जो है, ये एन नॉट इनिशियल अमाउंट जितनी लिए, एन टी टोटल अमाउंट एट टाइम टी। एन टी से मेरा एट टाइम टी जितनी अमाउंट जो है वो बाकी है। ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन मोल्स में भी हम ले सकते हैं कि कितने मोल्स पहले लिए थे, अब कितने मोल बच गए। तो इसका जो लैम्डा फाइंड किया जा सकता है इस हाफ लाइफ मेथड से। अगर लैम्डा हमें मालूम है तो हाफ लाइफ मालूम की जा सकती है। जैसे हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला इसने किया हुआ लॉग, इसको अगर इन्वर्स कर लें, टी हाफ एक तरफ ले जाए, लैम्डा इधर आ जाएगा। तो ये टी हाफ को अगर, तो टी हाफ जो है वो जो है वो 0.693, ये लॉग ऑफ टू लेने से आया। लॉग ऑफ टू कैसे आया कि अगर एन नॉट जीरो जो है, एन एलिमेंट थे, एन एटम्स थे, तो ये क्या है जी? एन नॉट ओवर टू, यानी कि हाफ रह गए। तो इसको अगर हम जरा कैलकुलेट करें, एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट, टू ओवर एन नॉट, ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर, तो एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टू बच जाएगा, लॉग टू। इस वाले से ये इक्वेशन आप याद रख लेंगे। टी हाफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या है जी? T1/2 0.693 ओवर लैम्डा। ये काइनेटिक्स में भी ये इक्वेशन पड़ी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पे के आता है उसकी जगह पे, यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जो है वो कोई वैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती कि डिफरेंट लाइफ जो है उनको आप सम कर लें और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिवाइड कर दें। तो ये इतना कोई कॉमन जो है वो फिनोमेना नहीं है। ये जी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है, ये याद रखने की चीज है जरा।
कि कौन से न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, कौन से लेस स्टेबल होते हैं। अब न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, 10 to -10 रेडियस तक ये जो है करती हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियॉन्स को, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को पैक रखती हैं। तो तीन किस्म की होती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्सेस पीपी फोर्सेस कहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्सेस एन एन फोर्सेस कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्सेस जिनको पी एन फोर्सेस कहते हैं। तो collectively these forces are called nuclear forces, इनको न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। तो अब पीपी और एनएन फोर्सेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेक्स की होती हैं। क्यों? यहाँ पे इक्वल मासेस हैं दोनों के, और इसके अलावा एक जैसी चीजें हैं, लेकिन पी एन जो है वो फोर्सेस वो ग्रेटर होती हैं इन दोनों से। ये आप याद रखने, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पी एन फोर्सेस है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्सेस, और पीपी और वो सेम है। न्यूक्लियर फोर्सेस वो है जो बाइंड करके रखती हैं, उसको बाइंड करके रखती हैं। अच्छा, मास इफेक्ट क्या चीज है, अब याद रखिए, देखिए मास इफेक्ट भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हम एक एलिमेंट है उसके मास जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको हम ऐड करते हैं, उनके मासेस को ऐड करते हैं थ्योरेटिकली, यानी कि कैलकुलेट करते हैं इनका मास वो, और उसका एक्चुअल रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने कैलकुलेट जो है फाइंड किया होता है, डिटरमिन किया होता है। तो हमारा मास जो कैलकुलेटेड है, जो ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग द masses ऑफ ऑल इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा ज्यादा आता है, और एक्चुअली डिटरमिन मास हमेशा कम आता है। ये जो डिफरेंस होता है वो होता है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि ये मास उस एनर्जी में चेंज हो चुका है जो इसको बाइंड करके रखती है। जब ये न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है तो उसमें से कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है, जो कि मास जो है वो उसको एनर्जी में चेंज हो चुका होता है। तो जितनी एनर्जी जो है वो मास एनर्जी में चेंज हो चुका, तो उतना मास में डिफरेंस आ जाता है, इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो वो इसको ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एम जितना मास में डिफरेंस है इनटू सी स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है कि कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है एक न्यूक्लियस बनने के साथ। ठीक है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी से डायरेक्ट, इस एनर्जी जो इवॉल्व हुई होती है इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये एक ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ये 1.6 इंटू 10 to -19 जॉल्स होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 इंटू 10 to -13 जॉल्स के इक्वल है। ये आप कन्वर्जन याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और जॉल्स की। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 AMU इक्वल टू 931। 1 AMU का मतलब डेल्टा एम अगर 1 AMU है, डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट 1 AMU है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना मास डिफेक्ट है। तो अगर उसको ए पे डिवाइड कर दें, ए उसका मास नंबर है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 931 का फैक्टर आप याद रख लें। मास डिफेक्ट्स एएमयू में दिए होंगे, एटॉमिक मास दिया होगा, तो आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कर्व है बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से एक ग्राफ जो है वो ड्राइव किया गया है। इट इज फाउंड दैट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन 8 to 9 मेगा आर हाईली स्टेबल। अच्छा, अब ये देखिए, जिनके 8 से 9 तक है वो हाईली स्टेबल है, जिनकी जो है वो लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जो है लेस स्टेबल है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अनस्टेबल है और फिशन रिएक्शन की टेंडेंसी रखते हैं। और जो लोअर बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 8 है, अनस्टेबल है, और वो फ्यूजन रिएक्शन की जो है वो टेंडेंसी रखते हैं। लोअर मास वाले जो होंगे फ्यूजन, ये सारे जो है हाइड्रोजन हीलियम, ये वाला हीलियम 2 4 नहीं, ये 2 3 वाला हीलियम और हाइड्रोजन, इनकी 8 से कम तो है लेकिन लाइटर मासेस हैं, इसलिए ये फ्यूजन रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। जबकि ये जो है वो 8 से ज्यादा है जिनकी, ये आयरन 8 से ज्यादा है जिनकी, ये 8 से कम, ये यूरेनियम है इनमें आ रहा है, ये 200 से ज्यादा, इनकी 8 से ज्यादा है। ये टिन भी है, आयरन भी है, हीलियम भी 8 से ज्यादा, ये स्टेबल है। ये 8 से कम जो है इसमें यूरेनियम आ रहा है, ये फिशन रिएक्शन की करते हैं। यानी कि 8 से कम जो है वो लेस स्टेबल है,
और अगर वो लाइटर एलिमेंट है तो फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, अगर वो हायर एलिमेंट है तो फिशन रिएक्शन करेंगे। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन का आपको पता है कि फिशन रिएक्शन ये है कि एक जो है वो बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में और एटॉमिक जो है वो बॉम्ब में यूज़ किया जाता है। जबकि जो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियस जब बनाते हैं तो उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो है 8.7 है, मास नंबर 60 के करीब, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जिनका 8 से 9 तक होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिनके 8 से कम होती है वो लेस स्टेबल होती है। ये आप याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए कि कौन से बाइंडिंग एनर्जी वाले एटम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, कौन से कम है। दूसरी जो फैक्टर जो है वो फैसला करता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का, वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ये मोस्टली उन चीज़ों में हम करते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। मिसाल के तौर पर कार्बन की बात करें, कार्बन 12, 13, 14। अब कार्बन 12 तो बड़ा स्टेबल है, लेकिन 13 और 14 का अगर हमने फैसला करना है कि वो स्टेबल है या नहीं उनके न्यूक्लियस, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो की बुनियाद पर हम करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ है जनाब। तो ये जनाब F45 का एंगल बनाता है इसके साथ। तो ये हम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमने याद रखना है कि N/Z अगर 1 आता है, Z = 20 तक ये बात कर रहे हैं, तो फिर तो है वो स्टेबल है। हैवी न्यूक्लियर के लिए N/Z = >1 होता है। तो आज जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो N/Z का जो वैल्यू आएगी वो 1 to 1.6 होगी। यानी कि अगर तो उसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की निस्बत 1.5 गुना तक है फिर तो है स्टेबल। तो ये जो रीजन है ये जोन ऑफ स्टेबिलिटी कहलाता है यहाँ पे। ये बैंड ऑफ स्टेबिलिटी भी इसको कह सकते हैं, ये एरिया। इससे हायर जब जाते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो इसकी ये स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो न्यूक्लियाई विद N/Z आएगा यहाँ पे >1, अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जो जो हमारे पास ये है, ये जो एनर्जी है, ये जो बैंड ऑफ स्टेबिलिटी, उससे लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात की गई, हायर एलिमेंट्स की और लोअर एलिमेंट्स की। लेफ्ट हैंड साइड में जो N/Z > 1 है, वो इंक्रीज करने की, प्रोटॉन इंक्रीज करने की एबिलिटी रखते हैं कि उनकी प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाए। और N/Z जिनकी <<1 होता है वो डिक्रीज की रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है। यहाँ पे >1 होने का मतलब है कि न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है। तो वो क्या करेंगे जी, प्रोटॉन कम होने की वजह से ये प्रोटॉन बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि इक्वल आ जाए। तो N/Z <<1 जिनके होंगे, जिन आइसोटोप्स के, वो है प्रोटॉन डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब एप्लीकेशन इनकी क्या है जी। एज अ ट्रेसर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है वो एज अ ट्रेसर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस को फर्ज करते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उसको कार्बन 12 को कार्बन 13 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी कार्बन ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा कार्बन 13 वाला, तो हम उसकी जो है वो उसको असेस कर सकते हैं वो कहाँ तक है। इसके अलावा ये एस्टर हाइड्रोलिसिस में भी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 16 की बजाय ऑक्सीजन 18 से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो रिएक्शन की प्रोग्रेस जो है वो हमें उसकी रेडियो एक्टिव अमाउंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेडिसिन में ये याद रखने की बात है जी, ये आपने याद रखना है कि अल्फा गैमा रेडिएशन जो निकल और कोबाल्ट से या रेडियम से निकलती हैं, यूजफुल फॉर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। आयोडीन 131 आइसोटोप ये यूज होता है डिटेक्ट द क्योर कैंसर थायराइड ग्लैंड और कैंसर थायराइड ग्लैंड्स को मेजर करने जो है वो उसके ट्रीटमेंट के लिए। फास्फोरस 32 जो है वो कैंसर की डिटेक्शन के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये आप सारे के सारे याद रखेंगे, एप्लीकेशन है उसकी। एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन्स जो एक्सपोज होते हैं, जिनको गैमा रेडिएशन होते हैं, लास्ट लॉन्गर, वो उन पे फंगस नहीं लगती, उनको बीमारियां नहीं लगती। तो बहुत सारे जो है वो सुपीरियर प्लांट वैरायटी जो है वो गैमा रेडिएशन की ट्रीटमेंट से हासिल की गई हैं। तो इसके अलावा कार्बन 14 आइसोटोप जो है फोटोसिंथेसिस को
और बायोसेंसेस को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। इंडस्ट्री में जो है वो लेवल ऑफ लिक्विड टू मेजर द लेवल ऑफ लिक्विड टैंक्स की जो मेजरमेंट करने के लिए कि कितनी अमाउंट तक, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल ऐड कर देते हैं, और इसकी मेजरमेंट से हम ये फाइंड कर सकते हैं कितनी रेडिएशन इसको कर रहे हैं। रेडियोथेरेपी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। म्यूटेशन ऑफ द क्रॉप्स की म्यूटेशन के लिए उसमें नई वराइटीज जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। कार्बन डेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1960 में फर्स्ट टाइम ये टेक्निक डेवलप हुई। कोई भी पुराना फॉसिल फ्यूल मिलता है तो उससे कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी उम्र फाइंड की जाती है। उसका तरीका ये होता है कि जहाँ पे भी नेचुरल कार्बन मौजूद है उसको पता है हमें कि वहाँ पे कार्बन 14 भी मौजूद होगा, तो हम ये कार्बन 14 की जो है वो लाइफ फाइंड करते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पे कार्बन 14 मौजूद है। तो कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो है हम रेशो फाइंड करते हैं। अगर रेशो जो है वो नेचुरल फ्रेश रेशो के करीब है, इसका मतलब वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा रेशो में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सारे कार्बन 14 मौजूद थे जो कि किसी और में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह नाइट्रोजन को भी एक क्वेश्चन उस दिन एक ग्रुप में आया था कि नाइट्रोजन डेटिंग क्या होती है। तो जब स्टैंडर्ड हम नाइट्रोजन के किसी आइसोटोप को बनाते हैं इसको नाइट्रोजन डेटिंग कहते हैं। ऑक्सीजन डेटिंग भी ऐसे यूज होती है। तो एन नॉट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन लिविंग ट्री 14 जो है वो पर्टिकुलर टाइम आफ्टर कटिंग, यानी कि किसी भी लिविंग ट्री के साथ उसको कंपेयर करके हम उसकी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, ये है जी कुछ इसकी स्लाइड। अब मैं कुछ बुक के पेजेस भी आपको सेंड कर किए थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर डाउनलोड करें पहले। उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम शेयर कर लेते हैं, फिर आगे लेके चलेंगे इस बात को। अच्छा, ये बिल्कुल वही बेसिक चीज़ें हैं, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये देखिए, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। अच्छा, सबसे पहले जो हेनरी बैकरल ने इसको डिस्कवर किया था, यूरेनियम का एक साल्ट है जिसको पोटाशियम यूरानाइल सल्फेट कहते हैं। इसे सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी जो है वो जो है वो सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर की थी, इसलिए याद रख लें इस साल्ट को, पोटाशियम यूरानाइल सल्फेट। तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का ये डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। ठीक है जी, ये है जी। अच्छा, ये यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज ये आप याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। यूरेनियम सीरीज के कहते हैं कि जब यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है तो यूरेनियम अल्फा रेडिएशन खारिज करने के बाद ये थोरियम में, थोरियम से प्रोटैक्टिनियम में, प्रोटैक्टिनियम से दोबारा यूरेनियम में, थोरियम, रेडियम, ये सारी जो सीरीज है जो कि इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, जिसको हम यूरेनियम सीरीज कहते हैं। ये एक्टिनम सीरीज है। जब तक वो स्टेबल स्टेट में नहीं आता तो वो ये रेडिएशन खारिज करता रहता है। 235 से शुरू करें, अल्फा, थोरियम, बीटा, प्रोटैक्टिनियम, यहाँ से चेंज होता है। तो आप ये समझ लें कि ये है यूरेनियम से थोरियम के बाद यहाँ पे दोबारा यूरेनियम आ जाता है, ये यूरेनियम सीरीज है। ये यूरेनियम जो है वो एक्टिनम तक आता है, फिर आगे जाता है, इसलिए ये एक्टिनम सीरीज है। ये थोरियम सीरीज है क्योंकि ये थोरियम से स्टार्ट होती है और आगे चलती रहती है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आगे जाके आ रही हैं।
ये वही चीज़ है जो हमने उधर भी डिस्कस की है, हाफ लाइफ भी ऐसे ही है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जब हम खुद उसको किसी भी न्यूक्लियस में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, चेंज प्रोड्यूस करते हैं उसमें से रेडिएशन अब्जॉर्ब करवाने के लिए अनस्टेबल इसका आइसोटोप प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा ये आप याद रख लीजिएगा, दो टेक्निक्स हैं जिससे हम रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट कर सकते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन की टाइप्स हैं। टेक्निक्स कौन सी हैं जी? टेक्निक्स भी हमें ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। ये दो जो यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एक को विल्सन क्लाउड चैम्बर कहते हैं, ये भी रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और गाइगर मुलर ट्यूब, ये भी रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये आप याद रखिएगा, गाइगर मुलर ट्यूब और विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये याद कर देख लें। नॉट practicable to build the cloud chamber large enough to show the entire path of extremely high energy particles। हाई एनर्जी पार्टिकल्स को ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, ये लेस सेंसिटिव है, जबकि गाइगर मूलर ट्यूब जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। ये मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स दिए हुए हैं। काउंटर प्रोड्यूस अ लार्ज पल्सेस व्हिच रिक्वायर द नो फर्दर एप्लीकेशन। उसमें पल्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी पड़ती है। ये जितनी पल्सेस ज़्यादा होंगी, इसका मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल उतना ही ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, ये जो डीमेरिट्स है उसके वेरी हाई काउंटिंग रेट है, इसका जो काउंटर इज नॉट सेंसिटिव फॉर वेरी हाई, के काउंटर बहुत हाई कंसंट्रेशन को ये नहीं मेजर करता। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एटॉमिक, ये एटॉमिक एनर्जी कैसे की जा सकती है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन के जब छोटे जो है वो पार्टिकल्स या आइसोटोप्स मिलकर हैवी आइसोटोप बनाते हैं, इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है, इसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा एनर्जीज का, फ्यूजन इनिशिएशन का। ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स यूरेनियम से प्रोड्यूस किए गए इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम से ये नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, ये लॉरेंशियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये मौजूद हैं। ये एक्टानाइड और लैंथेनाइड सीरीज में ज़्यादातर मौजूद है, एक्टानाइड्स में ज़्यादातर है, इसलिए इनको ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। तो ट्रांस यूरेनियम ये याद रख लेंगे तो एमसीक्यू में इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये स्टेबिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन की कर चुके हैं। ठीक है जी, इंडस्ट्री में यूज़ किया है, तो ये इसको बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। एज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें आपने यही देखने, डेरिवेशंस देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो मैं पेपर आपको भेज दूंगा, अ, इसका वीडियो लेक्चर भी लिंक में। ठीक है, तो कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप ये मैसेज कर सकते हैं।